डोमेस्टिकेशन। हमने लास्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था कि जो मेसोलिथिक एज है, जो मिडल स्टोन एज है, उस टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। इंसान ने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने जानवर को अपने घर पे पाल कर रख लिया। डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंसान प्लांट्स भी उगाता है, खेती भी करता है और एनिमल्स की भी देखभाल करता है। ऐसी प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। वेरी ऑफन plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंसान जो क्रॉप्स उगा रहा है, जो प्लांट्स उगा रहा है और जिन एनिमल्स को पाल रहा है, वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स, जो जंगली पेड़ पौधे और जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान सेलेक्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो खेती करने के लिए वो ऐसे प्लांट्स को चूज़ करेगा या पालने के लिए वो ऐसे एनिमल्स को चूज़ करेगा जो डिज़ीज़ प्रोन ना करते हों, मतलब वो डिज़ीज़, कोई बीमारी ना फैलाते हों। तो ये सिलेक्शन करना होता है। इसके अलावा खेती करते टाइम उनको ये भी सेलेक्ट करना होता है कि ऐसा प्लांट लें जिसमें बड़े साइज़ का ग्रेन आए, जिसका अनाज थोड़ा बड़े साइज़ का हो और जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसा प्लांट हो, ऐसी फसल हो जिसका वेट बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। जब वो ग्रेन पक जाए, उसका साइज़ बड़ा हो जाए, तब जो नीचे का जो पार्ट है वो उसको पकड़ कर रख सके, नीचे ना गिर जाए। तो सीड्स जो होती है ऐसे सिलेक्टेड प्लांट्स की, उनको प्रिजर्व कर कर रखा जाता है, उनको अपने साथ अपने पास स्टॉक बना कर रखा जाता है और बाद में उन्हें वापस से बोया जाता है ताकि न्यू प्लांट्स और सीड्स उसी क्वालिटी के हमें नए नए प्लांट्स और सीड्स मिले। ये आज भी किया जाता है, ये उस टाइम भी किया जाता था। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आज भी हम ऐसे एनिमल्स ही सिलेक्ट करेंगे पालने के लिए या ब्रीडिंग करने के लिए। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो रिलेटिवली जेंटल हो, जिनका बिहेवियर जेंटल हो, फ्रेंडली बिहेवियर हो। तो एज अ रिज़ल्ट धीरे धीरे क्या हुआ, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे या जो कल्टिवेटेड प्लांट्स थे, वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से बहुत डिफरेंट बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वाइल्ड एनिमल्स के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और जो हॉर्न्स होते हैं, जो उनके सींग होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। अब जैसे यहाँ पर आपको आपकी बुक में 2 सेट दे रखे हैं टीथ के। ये 2 दाँत हैं एक ही जानवर के, मतलब एक ही टाइप के 2 जानवर हैं, उनके दाँत हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें आसानी से कि कौन-सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल का दाँत है और कौन-सा वाइल्ड एनिमल का है? येस, यू कैन ईज़िली टेल, क्योंकि जो छोटे साइज़ का है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है और जो बड़े साइज़ का टीथ है, बड़े साइज़ के जो टीथ हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स के होते हैं। सो ये डिफ़रेंस होता है जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं किसी एनिमल को और एक वाइल्ड एनिमल को लाते हैं तो। सो डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, बहुत धीरे 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 ये पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और ये करीब 12,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, जब मेसोलिथिक एज चल रहा था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, आज हम जिन प्लांट्स और एनिमल्स का सामान अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, वो डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट होता है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, वो डोमेस्टिकेशन की वजह से ही हमको फूड के तौर पर हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं। तो कुछ अर्लीस्ट प्लांट्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया वो थे वीट एंड बार्ले। ये अर्लीस्ट प्लांट्स थे जो इंसानों ने उगाने स्टार्ट किए थे। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो थे शीप एंड गोट। ओके, नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर आप कोई प्लांट सीड को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसको कुछ टाइम लगता है। अगर आप खेत में जाएंगे तो वो बहुत महीने लगते हैं उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप बीज भी डालेंगे तो उसमें कुछ दिन लगता है, कुछ टाइम लगता है उसका पौधा बनने में। तो ये दिन भी हो सकते हैं, कुछ वीक भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में सालों भी लग सकते हैं। तो जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, इसका मतलब उनको एक ही प्लेस पर रहना पड़ता था,
बहुत लंबे टाइम तक उन प्लांट्स की देखभाल करनी, पानी देना, वीडिंग करनी, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाना, जो जानवर हैं, जो बर्ड्स हैं उनको भगाना, और जब तक वो पक नहीं जाती फसल तब तक उसकी ऐसे ही देखभाल करना। तो उसके बाद उस ग्रेन को निकाल कर उसको केयरफुली यूज़ भी करना। तो इंसान ये सब चीज़ें अब करने लग गया था। अब हमने देखा कि जो ग्रेन था उसको फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और सीड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमें कुछ वेज़ बताएँ, कुछ तरीके बताएँ जिसमें हंटर गैदरर्स जो थे, या अब हम बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट था, वो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरिस्ट, वो किस तरह से यूज़ करता था एज़ सीड, यानी कि सीड के तौर पर अनाज के जो दाने होते हैं उनको वापस से बो देंगे तो वो वापस से वही फसल उग जाएगी। एज़ फूड मतलब उनको उस टाइम पर खाने के लिए जो चाहिए होता है वो। गिफ्ट के तौर पर वो एक दूसरे को सीड्स गिफ्ट में दिया करते थे, ग्रेन गिफ्ट में दिया करते थे, और वो आगे फ्यूचर में यूज़ किए जाने वाले फूड के तौर पर स्टोर करके भी उन्हें रखना होता था। तो अभी हमने देखा कि ग्रेन को हमें सीड और फूड दोनों के तौर पर स्टोर कर कर रखना होता था। तो लोगों को ये सोचना पड़ता था कि किस तरह से स्टोर किया जाए। खुले में तो नहीं रख सकते, जानवर वगैरह हो जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे, बाहर कीड़े लग जाएंगे, तो वो कैसे स्टोर करें। तो उन बहुत सारे एरियाज़ में लोगों ने बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए, मिट्टी के पॉट बनाए, मिट्टी के मटके टाइप के बर्तन बनाए, या फिर बास्केट्स बनाई, या फिर गड्ढा करके ज़मीन के अंदर उन्होंने गाड़ना स्टार्ट किया। तो डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है हंटर गैदरर्स जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, स्टार्टिंग के जो लोगों के बारे में पढ़ा था, क्या वो पॉट बनाते होंगे? नहीं बनाते होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो उनको खेती करना आता ही नहीं था, और ना ही उस टाइम पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी कि ग्रेन्स उगे। तो हंटर गैदरर्स जो थे वो ये सब चीज़ें नहीं बनाते थे, मतलब वो मिट्टी के बर्तन पॉट वगैरह नहीं बनाते थे। ये इस टाइम से स्टार्ट हुआ था जब इंसान ने खेती करना स्टार्ट किया था। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जाता था? हमने देखा कि ग्रेन को तो हम किसी भी बर्तन में, बड़े पॉट में स्टोर कर सकते थे उस टाइम पे लोग, लेकिन एनिमल को कैसे स्टोर किया जाता है? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब वो अपने आप ही बर्थ दे देते हैं यंग वंस को, तो वो बढ़ते जाते हैं नंबर में। इसके अलावा अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी देखभाल किया जाए, तो वो हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं जो फूड का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मीट भी प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी उन लोगों को ज़रूरत होती थी तो वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स जिन्हें यूज़ किया जाता था फूड को स्टोर करने के लिए, मतलब अगर हमारे पास एनिमल है तो हम कभी भी उससे मिल्क ले सकते हैं या फिर उसका मीट ले सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को पालकर भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एनिमल्स को स्टोर करते थे फूड के तौर पर। फूड के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिल सकती है, और एनिमल्स आज किन किन कामों में यूज़ किए जाते हैं? एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बैलगाड़ी पे जा रहे हैं तो उसके लिए ऑक्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है, या फिर हम बोलें कैमल्स पे भी लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर हॉर्स पर। और इसके अलावा एनिमल्स से हमें वूल मिलता है, हमें मीट मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। सो आपको भी सोचना है कि और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिलती है, और आज के टाइम पे एनिमल्स को किन कामों के लिए यूज़ किया जाता है। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो बहुत पुराने टाइम के जो पहले फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके बारे में हम जानते हैं। हमने यहाँ पर एक मैप देखा था स्टार्टिंग में, जब हम देख रहे थे कि लोग कहाँ पर रहा करते थे उस टाइम पर। तो ये जो मैप नंबर 2 है उसमें हमें बहुत सारे ब्लू कलर के स्क्वायर्स दिखाई देंगे। यहाँ बुर्ज़होम पर मेहरगढ़, चिरान, कोल्डिवा, महागढ़ा, पय्यमपल्ली, हल्लूर एट्सेट्रा, दावजली हेडिंग। सो यहाँ पर हमें ब्लू कलर के स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ब्लू कलर के स्क्वायर्स जिन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये पैलियोलिथिक साइट्स थी। सॉरी, ये नियोलिथिक साइट्स थी। पैलियोलिथिक साइट्स हमने रेड कलर के ट्राइंगल्स में पड़ी थी, हंसकी, कर्नूल केव्स, भीमबेटका एट्सेट्रा। ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर्स हैं ये नियोलिथिक साइट्स थी। सो नियोलिथिक साइट्स
यहाँ पर जिन भी जगहों से, जितनी भी नियोलिथिक साइट्स से आर्कियोलॉजिस्ट्स को एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के, यानी वो इन जगहों पर बस्तियाँ बनाकर रहा करते थे और फार्मिंग और हर्डिंग किया करते थे। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में मिलती है। आप देखते हैं ऊपर आपको कश्मीर में भी मिल रहा है, आपको पाकिस्तान वाले एरिया में भी मिल रहा है, या फिर हम देखें तो ईस्ट में भी आपको मिल रहा है, और साउथ में भी आपको ये साइट्स मिल रही हैं। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये जो नियोलिथिक साइट्स थी ये मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वन है नॉर्थ वेस्ट में, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है, बुर्ज होम। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर एक ही बताइए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया, मेहरगढ़ एंड बुलजूम। नेक्स्ट हमें साउथ इंडिया में भी मिलती हैं बहुत सारी साइट्स, और ईस्ट इंडिया में भी मिलती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। अब ये कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट्स को या स्कॉलर्स को कि यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स ही रहते थे? तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मिले थे, एनिमल्स की बोन्स मिली थी, प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिले थे, उनकी स्टडी की साइंटिस्ट ने। तो एक बहुत एक्साइटिंग फाइंड मिली है, एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ मिली थी वहाँ पर, जिसमें रिमेन्स मिले थे बर्न्ड ग्रेन के, जले हुए अनाज के। सो जला हुआ अनाज, या तो उन्होंने गलती से जल गया हो वो अनाज, गलती से वो आग में गिर गया हो तो जल गया हो, या फिर उन्होंने जो पुराने टाइम के लोग थे उन्होंने जानबूझकर पर्पस पर जलाया होगा। तो ये कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ हमें मिली है, रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो साइंटिस्ट इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रेन के तौर पर। तो हम जानते हैं, अब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर क्रॉप्स भी उगाई जाती थी, और डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और साइंटिस्ट ने बहुत सारे एनिमल्स की, अलग अलग एनिमल्स की बोन्स भी आइडेंटिफाई की है कि ये जानवर उस टाइम पर इंसान पालते थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड मतलब एक ही जगह रहना। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारे हट्स मतलब झोपड़ियों के और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं कुछ साइट्स में। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कश्मीर में एक साइट थी बुर्ज होम। वहाँ पर लोग पिट हाउसेस बनाकर रहते थे। पिट हाउसेस का मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर खोद कर वो ज़मीन के अंदर घर बनाते थे। अंदर तक जाने के लिए वो सीढ़ियों टाइप का कुछ लगाते थे और फिर अंदर जाते थे। तो ये जो पिट हाउसेस होते थे वो कोल्ड वेदर में, मतलब जो ठंड का मौसम होता था वहाँ पे उनको शेल्टर प्रोवाइड करते होंगे, क्योंकि हमें ये इस टाइप के हाउसेस कश्मीर में मिले हैं जहाँ पर ठंड पड़ती थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को खाना बनाने की जो जगह है वो घर के अंदर भी मिली है और घर के बाहर भी मिली है, जिसका मतलब ये है कि वेदर के मुताबिक, मौसम के अनुसार उस टाइम के लोग या तो घर के अंदर भी खाना बनाते होंगे और बाहर भी बना लेते होंगे। स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें बहुत सारी साइट्स से मिले हैं। इन घरों के साथ साथ, बाकी रिमेन्स के साथ साथ, स्टोन टूल्स तो हमें बहुत सारी जगह से मिल ही जाते हैं। बहुत सारे स्टोन टूल्स जो हैं वो पैलियोलिथिक टूल्स, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो लेसन में, उन टूल्स से अलग है, तो इसलिए इनको नियोलिथिक कहा जाता है। तो इन टूल्स में से कुछ ऐसे हैं जो पॉलिश्ड हैं, बहुत अच्छी, जिनकी फाइन कटिंग एज है, मतलब बहुत शार्प है, और इन पर मोर्टार्स और पेस्टल्स भी यूज़ किया गया है फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और जो दूसरे प्लांट प्रोड्यूस हैं या फिर ग्रेन को पीसने के लिए, मतलब जो अनाज है उसको पीसने के लिए वो मोर्टार्स का और पेस्टल्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये न्यू स्टोन टूल्स हैं, मतलब नियोलिथिक एज के टूल्स हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कितने चमकदार हैं, इन पर पॉलिश की हुई है और इनका शेप भी बहुत अच्छा है। सो आज भी हम मोर्टार्स और पेस्टल्स आप देख सकते हैं, या तो आपके घर में भी, या फिर आप अगर किसी गांव वगैरह में जाते हैं वहाँ पर आज भी उनका यूज़ होता है अनाज को पीसने के लिए। ओके, अनाज का पाउडर बनाने के लिए, जबकि उस बात को 1000 of years हो चुके हैं। ये चीज़ अर्ली मैन ने 1000 years पहले स्टार्ट की थी। एट द सेम टाइम जो पैलियोलिथिक टाइप के टूल्स थे, जो पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो भी इस टाइम पर यूज़ किए जाते थे। और लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कुछ टूल्स जो ऐसे भी होते थे जो बोन्स के, हड्डियों के भी बनते थे, वो इस टाइम पर भी यूज़ किए जाते थे।
बहुत सारे टाइप के हमको अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के बने हुए पॉट्स भी इस टाइम पर दिखाई देते हैं, इस टाइम के हमें मिलते हैं। कभी कभी ये डेकोरेटेड होते थे, उन पर पेंटिंग भी मिलती है, और इन्हें अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए रख यूज़ किया जाता था। और लोगों ने इन पॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था फूड कुक करने के लिए। पहले तो स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने खाने पकाने के लिए भी इन यूटेंसिल्स को, इन पॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर लिया था। स्पेशली वो क्या पकाते थे इसमें, राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, जो आज भी हमारे डाइट के, हमारे खाने के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और उस टाइम भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए थे। इसके अलावा उन लोगों को कपड़ा बुनना भी आ गया था। अलग अलग मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, ये भी वो उगाने लग गए थे, और उससे वो कपड़ा बनाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। बट डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एट ऑल एट वंस? क्या सभी जगह पर, पूरे सब कॉन्टिनेंट में या सब पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसी चीज़ चेंज हो गई थी एक ही टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ जगह पर अब भी ऐसे लोग थे, कुछ एरियाज़ में अब भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ हंटर गैदरर्स थे, उनको खाना उगाना नहीं आया था। और दूसरी जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग को अडॉप्ट किया, बहुत बाद में, 1000 ईयर्स के बाद में। ओके, सो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, एक बहुत स्लो प्रोसेस थी। इसके अलावा कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर लोगों ने इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन किया। मतलब जब सीज़न होता था तब वो खेती भी कर लेते थे, जानवरों को भी पाल लेते थे, एट द सेम टाइम वो हंटर गैदरर्स भी बने रहे, जानवरों का शिकार भी वो किया करते थे। ना यहाँ पर आपको एक जार दिखाई दे रहा है, ये उसी टाइम का जार है। ये उन्हीं लोगों का बनाया हुआ जार है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जार किस लिए यूज़ किया जाता होगा, क्या स्टोर करने में ये यूज़ किया जाता होगा? दिस यू हैव टू थिंक।